सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं मेंसुरेशन और आज पहला क्लास है। सो मेंसुरेशन इज ए टॉपिक जिसमें जो कि मार्क्स कोडिंग है बेसिकली। बाकी जो जितने भी अरिथमेटिक वाले चैप्टर है तो उसमें ज़्यादा कुछ फॉर्मूला तो मैंने पढ़ाया नहीं है। ऐसे फॉर्मूला होता भी है और कंसेप्चुअली करो तो फॉर्मूला नहीं भी होता है। तो बट उसमें क्या है कि क्वेश्चन पकड़ना थोड़ा सा कभी कभार मुश्किल हो जाता है। बट मेंसुरेशन ऐसा चैप्टर है जिसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कंपेयर टू द अदर चैप्टर्स लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब। तो इसमें अगर आपको सारा फॉर्मूला अच्छे से पता है एंड नॉट ओनली कि फॉर्मूला यू हैव लाइक मेमोराइज्ड इट, ठीक है, मग अप कर लिया है फॉर्मूला का हर एक पैरामीटर के बारे में, यू नो इट, देन क्वेश्चंस आर नॉट दैट टफ। ठीक है, क्वेश्चंस आर प्रीटी मच इजी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट लेवल के लिए तो क्वेश्चंस इजी ही है। अच्छा, अब मेंसुरेशन आज हम लोग 2D वाला पार्ट ही देखेंगे, 2 डायमेंशनल। तो इसमें जैसे मान लो कि हम लोग क्या क्या शेप्स देखने वाले हैं। स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, फिर हो गया ट्रेपेजियम, उसके बाद पैरेललोग्राम, फिर ट्रायंगल। होने को बहुत सारा और भी शेप्स है, काइट है, ठीक है, रोम्बस भी है, ठीक है, बट हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेट्स सी, अगर मतलब जो मिक्स्ड एक सेशन होगा प्रैक्टिस का, वहाँ पे अगर एक आध क्वेश्चन काइट का हो या रोम्बस का हो तो मैं डाल दूंगा। बट डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स, इतना हाई फाई कोई शेप आया नहीं है, बट फिर भी चलो देखते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक आज हम लोग देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये सभी एक्चुअली क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब ही हो गया जिसका 4 साइड है। चलो तो देखते हैं सबसे पहले स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का साइड यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, एस लिया हुआ है। ठीक है, अब 2D में क्या होता है, मतलब अगर जब हम लोग 3D पढ़ेंगे तब आप देखोगे 3D में 3 डायमेंशंस होता है। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। बट 2D में 2 ही डायमेंशन होगा, लेंथ और ब्रेड्थ। अब 2D में इसीलिए 2 ही चीज निकलता है मेनली। ठीक है, एक हो गया एरिया, एक हो गया पेरीमीटर। ठीक है, बाकी तो ऐसे बहुत सारा चीज है, डायगोनल वगैरह है, ये सब तो अलग चीज है, डायगोनल हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, बट मेनली एरिया एंड पेरीमीटर आपको समझना है या जानना है। अब एरिया क्या चीज है, एरिया क्या चीज है कि जैसे एक पर्टिकुलर शेप जो भी होगा उसके अंदर जितना भी स्पेस होगा ना, जगह होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे 2D में। ठीक है, एंड सेम 3D में एक पर्टिकुलर कोई शेप होगा, उसके अंदर जितना जगह होगा उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम। ठीक है, मतलब अगर हॉलो है तो जितना जगह होगा, और अगर सॉलिड है तो जितना उसमें लाइक माल मसाला है, जितना कंटेंट, ठीक है, मेल्ट करने पे जितना उसमें से जो भी सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ मॉल्टन स्टेट जो निकलेगा वो हो गया उसका वॉल्यूम। तो एनीवेज, एरिया का मतलब हो गया कि ये जो शेप मैंने ड्रॉ किया है इसके अंदर जगह कितना है। ठीक है, ये हो गया एरिया। अच्छा, नेक्स्ट पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का मतलब हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, तो इसका जैसे आपको बाउंड्री दिख रहा है, इस बाउंड्री का आपको लेंथ निकालना है, मेजर करना है बाउंड्री को और देखना है कि बाउंड्री का लेंथ कितना है। तो आपने एक रस्सी लिया, रस्सी को यहां से यहां तक खींचा, यहां से यहां तक खींचा, यहां से यहां तक खींचा, फिर इस रस्सी को लंबा करके जो भी मीटर टेप वगैरह होता है
वो टेप से आपने मेजर कर लिया, तो उसका पेरीमीटर निकल गया। ठीक है, तो एरिया और पेरीमीटर का मीनिंग आई गेस समझ में आ गया है आपको। एरिया का मतलब है एक पर्टिकुलर शेप के अंदर जितना जगह होगा 2D में उसको एरिया बोलेंगे, और पेरीमीटर का मतलब है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री। ओके, अब स्क्वायर का एरिया क्या है? अच्छा, पहले रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है वो मतलब बचपन से हमारे एकदम मुंह पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मतलब ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, हम सबको पता है। ठीक है, या फिर 3D में वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता था ना, LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो ऐसा 2-3 फॉर्मूला हमारे बचपन का है जो मतलब ऐसा है कि हमारे पूरा एकदम मुंह पे ही रहता है, इतना कॉमन फॉर्मूला है। तो रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसलिए है क्योंकि रेक्टेंगल का एक साइड लेंथ है और एक साइड क्या है? ब्रेड्थ है। तो ये दोनों तो समान नहीं है ना, सेम नहीं है। हाँ, बट रेक्टेंगल में क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये दोनों साइड देखो इक्वल है, फिर ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये अगर B है तो ये भी B होगा, ये अगर L है तो ये भी L होगा। ठीक है, तो एरिया कितना हो गया रेक्टेंगल का? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब सेम फॉर्मूला स्क्वायर में लगेगा, बिकॉज स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल जैसा ही है देखने में, बट बात यह है कि स्क्वायर में हर एक साइड इक्वल है। इसमें क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या है? ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो इसमें अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बट दो अलग अलग लेटर्स, दो अलग अलग अल्फाबेट यूज करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम ही होगा। तो दोनों को मैं अगर S मान लूं तो S इंटू एस क्या आ जाएगा? ये S स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ये एक्चुअली इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ये नहीं चाहिए हम लोग को, रहने दो। अच्छा, पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये चारों साइड तो सेम ही है, तो अगर चारों साइड सेम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? जैसे S प्लस एस प्लस एस प्लस एस, तो क्या हो जाएगा? 4S हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 इंटू एस, राइट। अच्छा, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम से आता है। ठीक है, कभी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ा तो मैं इसका प्रूफ बता दूंगा आप लोगों को। ये एक्चुअली आता है पाइथागोरस थ्योरम से, ये फॉर्मूला निकल के। तो स्क्वायर का डायगोनल होता है s इंटू √2, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो S√2। मतलब हम लोग लिखते हैं ना 2√2, 4√2, 7√2, फिर जैसे 8√6, ऐसे लिखते हैं ना। इसमें क्या होता है? 2√2 का मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीच में क्या सिंबल होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो वही है ये चीज। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, तो अब डायगोनल का मतलब हो गया ये वाला चीज, डायगोनल। ठीक है, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? साइड इंटू √2। ओके, सेम गोज फॉर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो जाहिर सा बात है यही होना चाहिए, L प्लस बी प्लस फिर से L प्लस फिर से B। तो L कितनी बार आया? 2 बार। B कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 इंटू 2 कॉमन लेके 2 इंटू L प्लस B। सॉरी, तो सेम रेक्टेंगल का डायगोनल देख लो। ये वाला शेप देखने में कैसा लग रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल पता होता है क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा ही लग रहा है, जिसमें से ये वाला साइड L है, ये वाला साइड B है, और इस साइड को क्या बोलते हैं? हमेशा हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। जो टेढ़ा साइड होता है ना, टेढ़ा, इंक्लाइंड, दैट इंक्लाइंड साइड इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड
एंड इट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये जो डायगोनल है ये कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर और रेक्टेंगल। अच्छा, इसके बाद दिस इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का शेप देख लो, ऐसा होता है। अब ये एक्चुअली में सिमेट्रिक ट्रेपेजियम है। सिमेट्रिक बोले तो इसका जो ये वाला साइड है और ये वाला साइड है, ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम है, देख के लग भी रहा है सेम है। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि ट्रेपेजियम हमेशा ऐसा ही हो। ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है। अरे ठीक है, ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एनीवेज ज्यादातर क्वेश्चंस इसी तरीके के ट्रेपेजियम पे पूछे जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, एनीवेज एरिया का फॉर्मूला चेंज तो नहीं होने वाला। तो ट्रेपेजियम में जो ये दोनों लाइन होते हैं, ये दोनों लाइन एक्चुअली में पैरेलल लाइंस होते हैं। ठीक है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, दीज टू आर पैरेलल साइड्स एंड दीज टू आर नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो आपने वो वाला फॉर्मूला सुना है क्या? ट्राइंगल का एरिया का एक बहुत कॉमन फॉर्मूला था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सुना है? ठीक है, तो उसी फॉर्मूले के जैसा ये वाला इसका एरिया लिखा गया है। देख लो, हाफ इंटू बेस। अब बेस ऊपर वाला लेके नीचे वाला ले, क्योंकि ट्रेपेजियम के पास तो दो बेस है, तो दोनों ही ले लिया गया है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट, बट बेस में क्या है, दोनों बेसों को टोटल करके लिया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू वन ऑफ द वेरी कॉमन शेप विच इज सर्कल। ठीक है, सर्कल का जो शेप है वो सिर्फ एक ही चीज डिफाइन कर लेता है, कौन सा? रेडियस। ठीक है, रेडियस। अच्छा, रेडियस को अगर मैं डबल कर दूं तो ये क्या कहलाएगा? डायमीटर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब सर्कल का भी दो ही चीज आएगा, एक आएगा एरिया, एरिया मतलब इसके अंदर कितना जगह है, और एक आएगा बाउंड्री का मेजरमेंट। बट सर्कल के बाउंड्री के मेजरमेंट को किसी और नाम से जाना जाता है, पेरीमीटर नहीं बोलते हम लोग। पेरीमीटर नाम उन्हीं शेप पे हम लोग यूज करेंगे जिसमें कर्व ना होके स्ट्रेट लाइन मौजूद हो। ठीक है, ऐसा शेप जिसमें पूरा का पूरा कर्व लाइन मौजूद होगा, उसमें हम लोग बाउंड्री के मेजरमेंट के लिए पेरीमीटर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते यूजुअली। कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? सरकमफरेंस। बट है एक ही चीज, पेरीमीटर इज ऑल्सो बाउंड्री का मेजरमेंट, सरकमफरेंस इज ऑल्सो बाउंड्री का मेजरमेंट। ठीक है, तो सरकमफरेंस आ जाएगा 2 पाई आर या फिर पाई डी, क्योंकि डी का वैल्यू क्या होता है? 2 इंटू आर। ठीक है, अच्छा, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, या फिर उन्होंने इसको डी के फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है, पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, आपको जो भी सही लगे आप यूज कर सकते हो, राइट। चलो, कमिंग टू सेमी सर्कल। सेमी सर्कल देखो, जहां तक एरिया का बात है, सेमी सर्कल में कोई दिक्कत है नहीं। पेरीमीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेमी सर्कल, बिकॉज इसी में ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अब एरिया का मतलब तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। एरिया का मतलब क्या है कि कितना जगह है अंदर। तो आप खुद सोचो, अगर इसके अंदर 10 यूनिट जगह है तो इसके अंदर तो 5 यूनिट जगह ही होगा ना, आधा ही होगा। ठीक है, तो एरिया के बारे में जब तक आप सोच रहे हो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो
पाई आर स्क्वायर मैंने बोला था सर्कल का एरिया, यहां पे कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? मुझे अचानक से लगा कि शायद मैंने ऑन ही नहीं किया। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब देखो यहां पे है मजा और कैच, यहां पे गलती नहीं करना। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला था, मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। तो इसका अगर आप बाउंड्री देखोगे, इसका बाउंड्री यहां से होके यहां से होके यहां से होके ऐसा करके जाएगा। अब यहां पे अगर कोई बोलता है कि सर्कल का एरिया का आधा कर दो, तो सेमी सर्कल का एरिया निकल जाता है। राइट और रॉन्ग? राइट। अच्छा, इसका मतलब सर्कल का सरकमफरेंस का आधा कर दो तो सेमी सर्कल का सरकमफरेंस निकल जाता है। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। क्यों? देखो, एरिया का फील अलग है ना, कि एरिया है कि इस क्लोज्ड फिगर में कितना जगह है। तो मैंने बोला 10, फिर बोल रहा है कि अगर मैं इसको आधा कर दूं तो कितना जगह होगा, तो कोई बोलेगा 5, विच मेक सेंस, सही बात है। बट पेरीमीटर का मतलब है कि एकदम एंड टू एंड, एकदम बाउंड्री टू बाउंड्री आपको चलना पड़ेगा। तो एकदम मैं बाउंड्री टू बाउंड्री चला 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 फिर यहां तक मेजर किया, ठीक है, तो आया मान लो 20 सरकमफरेंस, ठीक है, या पेरीमीटर जो भी। अब जब मैं ये वाला करूंगा, ठीक है, तो ये क्या 10 आएगा? कितना पार्ट 10 होगा बताओ? कर्व वाला पार्ट, एग्जैक्टली क्योंकि मैंने यहां पे जो ये पूरा कर्व वाला पार्ट किया, ये कर्व वाला पार्ट आप करोगे तो ये हो जाएगा 10, और बाकी ये पूरा कर्व वाला पार्ट ये भी 10, तो बन गया पूरा सर्कल 20। व्हाट अबाउट दिस पार्ट? ये तो एक्स्ट्रा है ना, जो कि सर्कल में दिख रहा था नहीं, क्योंकि सर्कल तो पूरा ऐसा बंद था। अब जैसे ही ये अलग हो गया, मतलब हाफ जब हो गया, तो इसका एक साइड निकल करके आ गया। तो सेमी सर्कल इज अ मिक्सचर ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन, ठीक है। तो अब जो कर्व वाला पार्ट है वो तो आधा है सर्कल का, तो देखो आधा ही है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? पाई आर। अच्छा, बट ये जो स्ट्रेट वाला पार्ट है ये आर है और ये भी आर है, तो कितना होगा? 2r, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इस 2r को d भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेनली पेरीमीटर वाला। एरिया तो डायरेक्ट आधा हो जाएगा, राइट। अच्छा, कमिंग टू सेक्टर। अब सेक्टर होता है ये वाला पूरा जगह, ठीक है। अच्छा, इफ थीटा बी द एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये जो पी क्यू है इसका लेंथ कैसे निकलेगा और एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? देखो उन्होंने कुछ कुछ फॉर्मूला दिया है, ठीक है। एक्चुअली ये फॉर्मूला कॉमन सेंस वाला है, ये अगर आप रटने जाओगे आपको लगेगा कि थोड़ा टफ है, बट एक्चुअली ये कॉमन सेंस वाला है। आप सिंपल देखो, ये पूरा सर्कल है ना, पूरा सर्कल के मिडिल में एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। और मान लो इस सर्कल का एरिया है 24, कितना है सर्कल का एरिया? 24, और सरकमफरेंस यानी बाउंड्री का मेजरमेंट 18 है, ठीक है। लेंथ, लेंथ मैंने बोल दिया, या सी बोल दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सर्कल का एरिया है 24 और सरकमफरेंस है 18। अब जब मैं इस सर्कल को ऐसा करके लूंगा, इतना सा पार्ट, और मुझे इस पार्ट का एरिया चाहिए बस, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, कौन सा है? ये एंगल। तो मान लो मैंने बोला कि ये एंगल 60 डिग्री है,
तो आप खुद सोचो कि जब 360 डिग्री था, यानी जब फुल सर्कल था 360 डिग्री था, तब आपका एरिया कितना निकला था? 24। जब सिर्फ 60 डिग्री है तब आपका एरिया कितना निकलेगा? 24/360 इंटू 60। सिंपल सा बात है ना कि 360টা চকলেটের দাম 24 টাকা, তো 60টা চকলেটের দাম কত হইব? 24/360 इंटू 60। 60 से काटो 6 आएगा, 6 से काटो 4 आएगा। ठीक है, सेम गोज फॉर द सर्कमफरेंस ऑल्सो, कि जब फुल सर्कल था, जब पूरा सर्कल था, तो सर्कमफरेंस कितना आया था भाई? 18। अब जब सिर्फ एक 60 डिग्री का एक सेक्टर है, तो सर्कमफरेंस यानी ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना, क्योंकि अगर मैं पूरा इतना ले लूं तब तो सर्कल ही कंप्लीट हो जाएगा, मुझे बस इतना पार्ट चाहिए, दिस मच। तो 18/360 इंटू 60। ठीक है, तो एक्चुअली में वही चीज लिखा हुआ है, देखो कि पूरे सर्कल में एरिया कितना होता है? πr²। उसका वो वाला फ्रैक्शन ले लो, θ/360। पूरे सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है? उसका वो वाला फ्रैक्शन ले लो, θ/360। ठीक है, तो बस इतना फॉर्मूला वगैरह से नहीं जाके हम लोग अगर नॉर्मली इस चीज को समझेंगे तो ज्यादा बेटर है। सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करना है हम लोग को। ठीक है, तो ये जो दोनों फॉर्मूला आया है ये बेसिकली यूनिटरी मेथड यूज करके आया है कि इस वैल्यू का दाम इतना है तो इस वैल्यू का दाम कितना होगा। 5 चॉकलेट का दाम 10 रुपए है तो 15 चॉकलेट का दाम कितना होगा, ऐसा है। चलो नेक्स्ट इज ट्रायंगल। अब यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, ये नहीं बोला है मैंने कि ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, राइट एंगल है, कुछ नहीं बोला है। ये नॉर्मल एक ट्रायंगल है जहां पे ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है। तो बेसिकली ऐसे ट्रायंगल जिनका तीनों साइड अलग अलग है उसको कैसा ट्रायंगल बोला जाता है? स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अलग अलग है। ठीक है, ऐसे मतलब आप नोट्स लिखने से बाद में लिख सकते हो, दोस ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड एज स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा, स्केलिन ट्रायंगल में एरिया दो तरीके से निकाला जा सकता है। अगर आपके पास बेस और हाइट है तब तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नॉट ओनली फॉर स्केलिन ट्रायंगल, इस दुनिया का किसी भी ट्रायंगल में ये वाला फॉर्मूला तो यूज कर ही सकते हैं हम लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, जो कि है हीरोन्स फॉर्मूला। ये क्लास 9-10 में रहता है, मिला है ना? ठीक है, तो इसमें ABC क्या है? स्मॉल ABC क्या है? ये सब स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C। स्मॉल S क्या है? स्मॉल S है पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर क्या होता है? सब साइड का टोटल। तो A प्लस B प्लस C ये हो गया पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल नेक्स्ट। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका तीनों साइड क्या होता है? इक्वल, बराबर होगा, यानी इसका तीनों एंगल भी फिर बराबर होगा। ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि हमको पता है कि ट्रायंगल का सारा एंगल मिला के हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, इन सब में हम लोग एकदम डिटेल में बाद में देखेंगे, जो मैं एक क्लास आप लोगों का लाइन्स एंड एंगल्स का लूंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसका एरिया देख लेते हैं। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अगेन ये सब फॉर्मूला भी आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करके आया है। ठीक है, अगर डिराइव मतलब आपको करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर मुझे भेज देना, मैं आपको करके दे दूंगा डिराइवेशन। ठीक है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो √3/4 A²। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड बोले तो हाइट, हाइट मतलब ये हाइट कितना होगा? √3/4 सॉरी √3/2 इंटू साइड
इंटू ए। पेरीमीटर क्या होगा, a प्लस ए प्लस ए 3a। ठीक है, चलो ये वाला वीडियो में दिख रहा है क्या? हाँ चलो दिख जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये एक्चुअली मैंने अड्डा 247 करके उनका जो बैंकिंग का बुक्स था वहां से लिया है, वहां पे अच्छे से चार्ट बना हुआ था उन लोगों का। ठीक है, तो अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है, अगेन ये वाला एरिया तो आप ये वाला फॉर्मूला तो आप यूज ही कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे मैंने बोला इस दुनिया का कोई भी ट्रायंगल में आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बाकी यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला आल्सो। ठीक है, अब अगेन ये वाला फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, ये फॉर्मूला भी पाइथागोरस थ्योरम से ही डिराइव हुआ है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है पहले समझो। ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड क्या है, इक्वल है, और ये तीसरा साइड क्या है, अलग है। ठीक है, इसलिए तो इसमें देखो ना, इन दोनों में ए लिखा हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है, बी। तो दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होगा। अब ये दोनों एंगल होगा क्या, ये नहीं बता सकते हम लोग, बट ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अगर ये 40 है तो ये 40 होगा, तो 40 40 80 और बाकी का कितना हो जाएगा 100। ठीक है, या फिर मान लो ये 75 है, ये 75 है, तो 75 75 150, तो ये वाला हो जाएगा 30, टोटल 180 होना है। अच्छा, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी है। अच्छा चलो ये सब आज मैंने जब क्वेश्चंस रखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग ये हाइट का फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सीख लो। ठीक है, या फिर सिर्फ ये हाइट सीख लो तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, तो हाइट का फॉर्मूला है क्या, रूट ओवर ऑफ 4a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, देखो वो लोग ना सीधा फॉर्मूला सीख लेते हैं कि हाइट का फॉर्मूला है रूट ओवर 4a² माइनस b² बाई 2। अब a था क्या, b क्या था, वो एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में जाके अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो ऐसा है, अब इसका हाइट का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, ऐसा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसका हाइट का फॉर्मूला में आप अगर ये बैठा दोगे तो सही होगा कि गलत होगा, गलत, क्योंकि ये फॉर्मूला जहां से आया है उस ट्रायंगल में ये दोनों कॉमन साइड को ए बोला गया है और अनकॉमन साइड को बी बोला गया है। बट जो क्वेश्चन में दिया गया है उसमें कॉमन साइड को बी बोला गया है और अनकॉमन साइड को ए बोला गया है। इसीलिए आपको अगर फॉर्मूला रटना ही है तो आप फॉर्मूला इस तरीके से रट सकते हो कि द हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4 इंटू कॉमन साइड का स्क्वायर माइनस अनकॉमन साइड का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। बस हाइट याद करने से हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला नहीं चाहिए, क्योंकि एरिया कैसे निकल जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस तो है ही आपके पास, इंटू हाइट तो आपने निकाला ही है। हाँ डायरेक्टली नहीं रहता है। हाँ नहीं, यहाँ देखो स्कूल में ये डायरेक्टली नहीं रहने का कारण भी है क्योंकि स्कूल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आया है, हमने किया भी है, बट फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि हम लोग इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल सकते हैं। ये पूरा b है तो ये कितना हो जाएगा b/2, ये हो जाएगा a, तो इसको कैसे निकालेंगे, a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर, निकल गया हाइट, हाइट निकल गया तो हाफ बेस इनटू हाइट करके एरिया भी निकल गया। तो हम लोग स्कूल में ऐसे निकालते थे, बट कंपटीटिव एग्जाम में क्या है कि इतना कुछ का टाइम नहीं रहता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बेस्ट है, मतलब हाँ फॉर्मूला नहीं पता करके भी लोग जल्दी कर लेते हैं अगर उनका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो दोनों में से कोई एक तो होना पड़ेगा कि कैलकुलेशन आपका बहुत ज्यादा फास्ट है या फॉर्मूला एकदम चकाचक है आप लोगों का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, राइट एंगल ट्राइंगल में तो हमेशा हमको हाइट मिलता ही है और बेस मिलता ही है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या होता है, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर, है ना।
तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ बाकी दोनों साइड का स्क्वायर, एंड एरिया क्या होगा इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलो ये लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं देख लेता हूं, नहीं तो फॉर्मूला लिख दूंगा अलग से। दूर से दिखता है, सामने से मुझे जैसे पूरा हेजी लग रहा है ये वाला पार्ट। हाँ, आप लोगों को तो दिख रहा होगा थोड़ा ढंग से। ठीक है, यहाँ पे तो और भी वीडियो में तो सही पूरा सही दिख रहा है, मुझे बहुत हेजी लग रहा है। अच्छा एनीवेज, अब पैरेललोग्राम का समझ लेते हैं एक चीज हम लोग, कि पैरेललोग्राम एक्चुअली में ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा है, यानी जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तो पूरा स्ट्रेट अपराइट होता है ना, तो रेक्टेंगल को अगर आप ऐसा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब रेक्टेंगल में इशू क्या था, मतलब इशू नहीं, रेक्टेंगल में क्या हम लोग को बेनिफिट था कि रेक्टेंगल ऐसा हुआ करता था। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है एक्चुअली यही रेक्टेंगल का हाइट का जगह ले लेता है ना। अगर मैं पूछता हूं किसी से कि रेक्टेंगल का हाइट कितना है, तो आप बोलोगे कि हाँ यही तो हाइट है, क्योंकि हाइट हमेशा स्ट्रेट अपराइट होना चाहिए, हाइट कभी भी ऐसा नहीं होता है, हाइट मतलब स्ट्रेट अपराइट। तो जो ब्रेड्थ है वही क्या है, हाइट है, और लेंथ तो लेंथ है ही। ठीक है, बट पैरेललोग्राम में क्या है, यहां पे ये लेंथ तो है, बट ये ब्रेड जो है, ये ब्रेड तिरछा है, नहीं दिख रहा है आपको, ये ब्रेड क्या स्ट्रेट अपराइट है कि ऐसा है, ठीक है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है। तो इस ब्रेड से हम लोग इसका वो नहीं निकाल सकते, आई मीन एरिया नहीं निकाल सकते। यहां पे देखो एरिया क्या बोला है, सी इंटू एच, तो ये तो सी है यानी लेंथ, और साथ में क्या मल्टीप्लाई किया है, एच मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यानी यहां पे हमको एक हाइट चाहिए होगा, यहां पे हमको एक हाइट चाहिए होगा, तो यानी एरिया विल बी लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, बट एक चीज और ध्यान रखो, जिस लेंथ को आप लोगे कैलकुलेशन के लिए, उसी लेंथ के ऊपर ये हाइट चाहिए, फिर आप b इंटू एच नहीं कर सकते। अगर आपको b से करना है, इसको h1 डाल दो, b इंटू h2, तब इसका हाइट कुछ ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? तो जो बेस लोगे उसके ऊपर का हाइट लेना पड़ेगा, जो बेस लोगे उसके ऊपर का ऐसा परपेंडिकुलर हाइट लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलर का मतलब समझ में आता है ना, 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा एल शेप में होना चाहिए। और पेरीमीटर तो चलो 2b प्लस सी, मतलब c प्लस b प्लस c प्लस b, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, फटाफट सॉल्व करते हैं। चलो कॉपी निकालो भाई। Area of a rectangular field is 350 meter square and the width of the field is 12.5% less than its length. 12.5% का फ्रैक्शन क्या है, खत्म, गॉन, खलास। ना 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 क्या है, 1/8 लेस बोला है तो -1/8, देन क्या है, देन इट्स लेंथ, यानी ये 8 क्या हो जाएगा, लेंथ। या फिर चलो ऐसा कॉमा देके लिख देता हूं, तो ये अगर 8x है तो ये क्या हो जाएगा भाई, 7x। ठीक है, तो लेंथ हो गया 8x और ब्रेड्थ हो गया 7x, क्योंकि 8 पे 1 कमेगा तो 7 ही आएगा। तो एरिया तो
350 है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी 56x² इज इक्वल टू 350, x² इज इक्वल टू 350/56। 7 से काटोगे तो आएगा 50, 7 से काटोगे तो 8, फिर 2 से काटोगे तो 25, 2 से काटोगे तो 4, तो x² का वैल्यू 25/4 आ रहा है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 5/2 आएगा कि नहीं, देखो तो आएगा x का वैल्यू 5/2, क्योंकि x² तो 25/4 है, तो स्क्वायर रूट ले लेना। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है भाई, टू इंटू टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 15, 15 का डबल कितना होगा, 30x, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बट द पॉइंट इज अगर वो परसेंटेज का फ्रैक्शन आपको नहीं आता है तो वो स्टार्टिंग में ही अटक जाओगे, बाकी जो फॉर्मूला आपको आता भी है नहीं भी आता है वो यू कैन नॉट शोकेस दैट इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है, तो एग्जामिनर को अपना टैलेंट दिखा ही नहीं पाओगे कि मुझे इतना भी तो आता था, क्योंकि वो पहले ही आप अटक गए हो गया। चलो नेक्स्ट, चलो करो। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। अच्छा, तो रेक्टेंगल में हमने क्या देखा था कि ये तो लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, और ये है डायगोनल। तो डायगोनल एक्चुअली क्या होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, d² इज इक्वल टू L² प्लस B², यही है, पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा, राइट। या फिर बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, d इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ L² प्लस B², सॉरी। तो अब यहां पे देख लो, बोला है कि डायगोनल जो है वो 4 ज्यादा है, किससे, विड्थ से, यानी ब्रेड्थ से। तो ये जो डायगोनल है ये एक्चुअली B+4 है, समझ में आ रहा है ना। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ यानी ब्रेड्थ। तो बस ये हो गया।
इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 28, अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 28। तो एल प्लस बी क्या आएगा भाई? 14। इसको रखते हैं, बाद में यूज कर लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो कितना आ रहा है ये? फाइंड द एरिया। अच्छा इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको पूरा इधर लेके चले जाते हैं, काम हो जाएगा ना हमारा। इसको 14 माइनस, अच्छा चलो ये पे करते प्लस। अच्छा ये जो b है ना, ठीक है, इस b को आई जस्ट वांट टू रिप्लेस। इस b को हम लोग लिख सकते हैं 14 माइनस एल, ठीक है, और इस स्टेप में बैठा सकते हैं इक्वल टू एल स्क्वायर। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है? मैं एक क्लास में करवा दूंगा आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक सा, मतलब हम लोग बचपन में करते थे ना क्लास 8-9 में, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो वैसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। 16 प्लस यहाँ पे 112 आ जाएगा माइनस 8l इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो ये सारा वैल्यूज ना उस साइड चला जाएगा, सारा वैल्यूज उस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एल स्क्वायर प्लस 8l माइनस क्या आएगा 128। अब आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है सो दैट 128 जो है, 128 को हम लोग तोड़ पाए एंड 8 का डिफरेंस आए दोनों नंबर्स में। बताओ क्या होगा? अब देखो, मतलब अभी अगर मैं बैंकिंग बैच वगैरह में पढ़ा रहा होता तब तो मैं डायरेक्टली ऐसा करके बोलता कि 16 और 8 और माइनस है तो एक में प्लस एक में माइनस होगा, और जो यहाँ वाला साइन है ये हमेशा छोटे वाले के साथ जाएगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो लेंथ कितना आ जाएगा 8, ठीक है। बट अभी मैंने लास्ट 1 मिनट में जो भी बोला तो तुम लोग के सर के ऊपर से गया होगा, क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता, तो हम लोग नॉर्मल स्कूल वाले मेथड से ही करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइज करके। कि हम लोग क्या सोचते थे कि 128 को कैसे ब्रेक करें कि यहाँ वाला नंबर में हो जाए ना, तो इसको हम लोग करेंगे 16 इंटू 8। 16 इंटू 8 कितना आएगा 128 आएगा, और 16 माइनस 8 कितना आएगा 8 आएगा, बस हो गया। तो एल स्क्वायर प्लस 16l माइनस 8l माइनस 128 इक्वल्स टू 0। एल कॉमन ले लो यहाँ से, यहाँ पे एल प्लस 16 बचेगा, यहाँ से माइनस 8 कॉमन ले लो तो अगेन एल प्लस 16 बचेगा, तो ये हो जाएगा एल प्लस 16 इंटू एल माइनस 8। तो इससे ये पता चलता है कि L का 2 वैल्यूज आएगा, एक माइनस 16 और एक प्लस 8, जिसमें से हम लोग ये वाला वैल्यू लेंगे। तो लेंथ कितना आ गया हम लोग का 8 आ गया। लेंथ अगर 8 है तो ब्रेड्थ कितना आएगा भाई 6 आएगा, तो एरिया कितना होगा 8 इंटू 6 48, ठीक है। तो मुझे भी लगता है कि इस तरीके का क्वेश्चन शायद ही आएगा, ठीक है, आप लोगों का, बट मुझे थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना था तो मैंने बता दिया, ठीक है। एंड यू नेवर नो कि, क्योंकि देखो
हम लोग मैथ्स में जितना चीजें देख रहे हैं ना, उतना मतलब अपॉर्चुनिटी एग्जामिनर के पास रहेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन वगैरह का क्वेश्चन दे के मतलब इतना सारा चैप्टर है, हर एक चैप्टर में इतना वैरायटी है, तो एग्जामिनर के पास इतना स्कोप नहीं रहता है कि वो हर तरीके का चीज पूछ ले एक स्टूडेंट को। तो एट टाइम्स द एग्जामिनर ट्राई कि वो क्या ट्राई करता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं एक स्टूडेंट का 2-3 कंसेप्ट पता कर लूं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन से एग्जामिनर ये पता कर लेगा कि उस स्टूडेंट को मेंसुरेशन का रेक्टेंगल का फॉर्मूला वगैरह आता है कि नहीं, एंड साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि नहीं। क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं आता है तो ये वाला क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अ पाई इज स्लाइस्ड, पाई का मतलब पता है ना, वो वैल्यू वाला पाई नहीं, ठीक है, एक खाने का वस्तु होता है पाई ऐसा, ठीक है, प्रोबेबली मीठा होता है शायद, ठीक है, मुझे भी इतना अच्छे से पता नहीं है, मतलब ऐसा सर्कुलर होता है, ऐसा सर्कुलर होता है, ठीक है, ऐसा ही रहता है थोड़ा पिज्जा टाइप का, ठीक है, उसको ऐसा स्लाइस कर सकते हो आप। तो अ पाई स्लाइस्ड एंड इक्वली शेयर्ड अमंग 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 14 पीपल, द तो नहीं होगा यहाँ पे, among 14 people. If the area of one slice of a pie is 24.75 centimeter, then find the radius of the whole pie. ठीक है, तो पाई का जो एक स्लाइस है ना, ठीक है, ऐसे कटता है ना, हाँ, तो पाई का जो एक स्लाइस है ना, ये एक स्लाइस कितना है भाई, 24.75, थोड़ा डॉट 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 दे देता हूं, ऑरिगेनो वगैरह भी तो रहेगा ना, ठीक है। अच्छा, तो एक स्लाइस है 24.75, अब ये कितने स्लाइसेस में डिवाइड किया गया है, 14, तो पूरा एरिया कितना निकलेगा, 24.75 इंटू 14, तो ये हो गया पूरा सर्कल का एरिया, क्योंकि ये तो सर्कुलर शेप है, तो हमको पता है सर्कल का एरिया कितना है इंटू 14, और हमको ये भी पता है कि ये निकाला कैसे जाता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24.75 इंटू 14। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया है तो 22/7 ही ले लो, ठीक है, जैसे इसमें नहीं दिया है तो हम लोग वही वाला ले लेंगे, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2475, दो डेसिमल इसका हटा दो, नीचे 100 डाल देना, इंटू 14। अब जैसे 11 से काटोगे तो 2 आएगा, 11 से इसको काटोगे तो 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक है, एंड देन 14 आया था ना, हाँ, 2 से इसको काटोगे तो 7 आएगा। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, अब ध्यान से देखो, हाँ, इस साइड में कुछ नहीं है, बस ये 7 है, ये 7 इस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, 7 का स्क्वायर, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू इन सब स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या होगा, हर जगह से आप स्क्वायर हटा दो बस, समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट।
The area of an equilateral triangle is 9 root 3 meter square. If the side of the square is equal to 125% of side of the triangle, then find the area of the square. अच्छा, एरिया ऑफ किसका? इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है 9 रूट 3. इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ तो? रूट 3/4 √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 रूट 3. ठीक है, आज के क्लास में देखा था हमने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 ए स्क्वायर. √3 और √3 काट दिया हमने, ये 4 इधर गया तो कितना होगा? 36. तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 6. तो यानी जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का साइड कितना है? ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका हर साइड कितना है भाई? 6 है. ठीक है, अच्छा. अब बोला है कि हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर का जो साइड है वो 125% है. 125% ऑफ यानी इनटू ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल का साइड कितना है? 6. 125% होता है 5/4. ठीक है, आप ऐसे भी परसेंटेज से करोगे. 125 डिवाइडेड बाई 100, 25 से काटोगे 5/4 आएगा. 2 और 2, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे? सॉरी 2 और 3, 15/2 आ रहा है. ठीक है, और यहाँ पे क्या निकालने बोला? देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर. या तो 7.5 लिख दो या 15/2, ठीक है, जो भी आपको सही लगे. 7.5 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है. 75 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? 7 × 8 56 और 5 का स्क्वायर 25. ठीक है, या फिर ये नहीं कर पाओगे तो ये वाला कर लेना. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर. तो 15 का स्क्वायर 225/4, तो 56.25 आएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Length and width of a garden are 25 meter and 20 meter respectively. The garden is surrounded by a path of width 2.5 meter. Find the area of the path. तो यहां पे ऐसा कुछ हो रहा है, ये 25 है, ये 20 है. ये एक गार्डन है. इस गार्डन के चारों ओर मुझे एक जॉगिंग ट्रैक बनाना है जहां पे लोग दौड़ेंगे. ठीक है, जॉगिंग ट्रैक. तो मैंने ये वाला जॉगिंग ट्रैक बना दिया. सराउंडेड बोला है ना, तो बाहर होगा. ठीक है, अच्छा. तो ये विड्थ कितना है? ये चौड़ाई कितना है? 2.5 उन्होंने बोला है ना. ठीक है, यानी ये पूरा ये है 2.5. ये कितना है? 2.5. ये पूरा 2.5 है, ये पूरा 2.5 है, ऐसा करके है 2.5. ठीक है, अच्छा.
अब बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, कि ये वाला एरिया निकालो, सिर्फ ये वाला एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो दो तरीका है सॉल्व करने का। आपको यहां पे दो रेक्टेंगल दिख रहा है आप लोगों को। एक छोटा वाला रेक्टेंगल जो कि अंदर है, इसका साइज कितना है 25 और 20, इसका एरिया निकाल लो, 25 इंटू 20 500 हो गया। एक बड़ा वाला रेक्टेंगल है, इसका साइज कितना होगा, ये लेंथ कितना है बताओ। इधर 2.5, इधर 2.5, इधर 2.5, कितना हो गया 5, और ये पहले से कितना था, तो ये हो गया 30। ये पहले से 20 था, इधर 2.5, इधर 2.5, कितना हो गया ओके। तो ये अंदर वाला हो गया 500, बाहर वाला हो गया 750, 750 माइनस 500 कितना हो जाएगा 250। ठीक है, तो एक तो तरीका ऐसा है निकालने का। दूसरा तरीका आप ऐसा कर सकते हो कि इफ यू टेक दिस स्ट्रिप, अगर ये वाला पार्ट ले लेते हो, ये भी एक रेक्टेंगल जैसा लग रहा है कि नहीं, इसका डायमेंशन बताओ। 30 और ये कितना 2.5, ऐसा कितना है 2 है, तो 30 इंटू 2.5 प्लस 30 इंटू 2.5, यानी 2 इंटू 30 इंटू 2.5। समझ में आ रहा है? तो 30 इंटू 2.5 तो कितना होगा 75, ऐसा और एक है, तो 75 75 150 हो गया। अच्छा, अब और एक ऐसा है, इसका डायमेंशन बताओ, ये कितना है और ये कितना है 20 इंटू 2.5 50, ऐसा 50 50 दो होगा 100, तो 150 और 100 250। ठीक है, तो ऐसा अगर करते हो तो 30 इंटू 2.5 और ऐसा 2 है, साथ में 20 इंटू 2.5 और ऐसा भी 2 है, तो टोटल आपको मिल जाएगा 250। ठीक है, কিরকম ऐसा साइड मतलब पूरा एरिया लेके, हाँ जैसे भी करो, मतलब जो भी माइंड में आ जाए पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। The area of a circle is 420 centimeter more than the area of the square. If the diameter of the circle is equal to half the perimeter of the square, then find the circumference of circle. करो फटाफट। Area of circle is 420 centimeter more than the area of square. लिखो लिखो, सर्कल का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू 420। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, इज इक्वल टू 420। हाँ, पाई आर स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 420। अच्छा, अब उन्होंने एक कंडीशन भी दिया है साथ में। क्या दिया है कि इफ डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। डायमीटर होता है 2r, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a। ठीक है, काटोगे 2 2 आएगा, फिर 2 और 2 काटोगे, तो अल्टीमेटली क्या आ गया यहां पे देखो तो r इक्वल टू a, यानी जो स्क्वायर का साइड है और जो सर्कल का रेडियस है वो दोनों क्या है समान है। तो इस इक्वेशन को फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं, है कि नहीं, आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, 22/7 माइनस 1 420
कितना आ जाएगा 15/7 है ना, ये इधर जाके 15 से 420 काटोगे तो 28 आएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर का वैल्यू 196 आएगा, आर का वैल्यू 14 आएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल निकल गया 14। बोला है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस क्या होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 14। ठीक है, तो मेंसुरेशन के ज़्यादातर क्वेश्चन में जो मैथमेटिकली वो लोग बोलेंगे उतना बस आपको लिखना है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें रेशियो मेथड से होगा किस चीज़ से होगा। ठीक है, अनलाइक द अदर अरिथमेटिक चैप्टर्स। चलो, ये ट्रेपेजियम पे है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। with dimension AB equal to A B C D। तो ये पूरा का पूरा AB कितना है 59, CD कितना है 35 एंड AB is parallel to CD, बात तो सही है, एंड द हाइट DE is 5। ये हाइट कितना है 5। फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल AED। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है आपको, इस ट्राइंगल का। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, क्योंकि ये तो रेगुलर ट्रेपेजियम है, ठीक है, हमको बोला नहीं है कि अलग है कुछ, ठीक है, सिमेट्रिक ही है। क्योंकि ये रेगुलर ट्रेपेजियम है तो अगर ये 35 है तो ये भी कितना होगा 35 होगा। तो मैं इतना तो बोल सकता हूं कि ये वाला पार्ट कितना है 35 है। तो 59 से 35 माइनस करो, कितना आएगा 24। अब 24 यहां पे और यहां पे इक्वली स्प्लिट होगा, तो ये 12 होगा और ये भी 12 होगा। अब इस ट्राइंगल को थोड़ा मैग्नीफाइड वे में देखते हैं हम लोग। ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा बताओ 13 होगा। पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री है ना। हाइपोटेनस मतलब कितना होता है √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो निकालो इसका वैल्यू कितना आएगा 13 आएगा। तो ये वाला साइड कितना आ गया 13 आएगा। ठीक है, अच्छा ये साइड निकालने का जरूरत था क्या, नहीं था ना, क्योंकि हम लोग को तो दे ही दिया था यार, ये साइड निकालने का जरूरत था ही नहीं। इफ BC इक्वल टू 13 दे दिया था ना, मतलब ये वाला 13 है तो ये भी तो 13 ही होगा। अच्छा मतलब होगा करके का बात नहीं है कि ये 13 है। अच्छा चलो ये लिखा हुआ था तो लिखा रहना देते। अच्छा ये 13 है और ये भी हम लोग का 13 ही निकला। ठीक है, तो एनीवे दिस इज अ सिमेट्रिक ट्रेपेजियम। अब इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 12 इंटू 5, तो कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। तो ट्रेपेजियम का शेप बनाओ, वहां से ये वाला पूरा पार्ट लो, पार्ट लेके उसको एक बार रीचेक कर लेना। ऑल्दो ऐसा ही रहता है, ठीक है,
स्टेट लेवल के एग्जाम में तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। सिमेट्रिक ट्रेपेजियम में तो इक्वली स्प्लिट होगा। एसिमेट्रिक, हाँ वैसा भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पे तो बड़ा नहीं होगा ना, क्योंकि जैसे ये वाला 13 तो उन्होंने दिया हुआ है और हमने इक्वली स्प्लिट करके ये वाला भी 13 ही निकाल लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये इक्वली स्प्लिट एनीवे होगा मतलब, ठीक है। मैंने बस ये निकालने के लिए शो कर दिया था आप लोगों को। अगर नहीं होगा तो वो लोग वैसे भी बोल के ही रखेंगे अलग से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 64 एंड द लेंथ ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट साइड इज 24। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसमें या तो आप फॉर्मूला लगाओ डायरेक्टली, आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बता दिया था, या फिर खुद से भी कर सकते हो। ये तो इक्विलेटरल जैसा देखने में लग रहा है, अब सही है। तो क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 64, यानी सब साइड मिला के कितना है भाई, 64 है। और ये वाला डिस्टिंक्ट साइड कितना है, तो डिस्टिंक्ट साइड अगर 24 है और सब साइड मिला के अगर 64 है, तो इन दोनों साइड के लिए बचा कितना, 40 बचा। और 40 तो इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये होगा 20, ये भी होगा कितना, 20। फाइंड द एरिया। एक तो आप फॉर्मूला यूज कर लो, मैं यहां पे फॉर्मूला से बता देता हूं आप लोगों को। पहले हाइट निकाल लो। हाइट क्या था, रूट ओवर ऑफ 4 इंटू कॉमन साइड का स्क्वायर माइनस अनकॉमन साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो कॉमन साइड यानी 20 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाई 2। तो 400, 404, 1600 आएगा। 1600 माइनस कितना आ जाएगा, 576। तो 1600 माइनस 576, 600 अगर करते 1024 डिवाइडेड बाई 2। 1024 होता है 32 का रूट, ठीक है। 1024 जो होता है, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, ठीक है। 31 और 32 का देख लेना, 32 का होगा क्योंकि लास्ट में 4 है। हाइट 16 आ गया। एरिया कैसे आएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 24 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 और 16 192, ठीक है। तो एक तो क्या आप ऐसा निकालो, आपको कुछ मतलब और कुछ पता करने का जरूरत ही नहीं है। और एक चीज है कि अगर आप मतलब ऑन द स्पॉट खुद का दिमाग लगा के निकालना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एक हाइट ले लो, ठीक है। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। अब ये वाला अगर आप ट्राइंगल देखते हो, ये वाला ट्राइंगल, इसमें हाइपोटेनस कितना है, 20, और ये बेस कितना है, 12। तो ये हाइट इजीली निकाला जा सकता है। तो ये हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, रूट ओवर 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 400 माइनस 144 कितना आएगा, 256। तो हाइट कितना आ गया, 16। फिर से सेम, इसके बाद फिर वही प्रोसेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये 12 नहीं लेना है, पूरा बेस लेना है ना। 12 लोगे तो सिर्फ एक पार्ट का एरिया आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये लास्ट है वैसे,
इसके बाद और एक क्वेश्चन कर लेंगे हीरोन्स फॉर्मूला का, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। ABCD is a parallelogram and X is a point on the side CD such that DX and XC equal to 3:2। ये क्वेश्चन तो पैरेललोग्राम का है, बट इस क्वेश्चन में एक्चुअली पैरेललोग्राम का बेसिक कोई कंसेप्ट लग ही नहीं रहा है, इसमें ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो देखते हैं। A B C D, X is a point on side CD such that DX is to XC। ये है X, ठीक है, समझ में आया। X जो है CD या DC पे एक पॉइंट है, सो दैट DX इक्वल टू XC इज इक्वल टू 3:2। इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना है? 50। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नॉट ओनली इन पैरेललोग्राम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, किसी भी सिमेट्रिक क्वाड्रिलेटरल में, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक होने से नहीं होगा, अगर आप डायगोनल बनाते हो ना, डायगोनल क्या करता है, उस क्वाड्रिलेटरल को दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है। आप एक बार सोच के देखो कि अगर स्क्वायर है और मैं डायगोनल बनाता हूं, ये दोनों इक्वल होगा। अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूं, डायगोनल बनाता हूं, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैं और क्या हो गया, जैसे ट्रेपेजियम ही मान लो, सिमेट्रिक वाला ट्रेपेजियम ऐसा बनाता हूं, तो ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में ऑल्दो हमेशा नहीं होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है करेगा, क्योंकि ट्रेपेजियम का अगर एसिमेट्रिक हुआ तो डायगोनल अलग अलग भी हो सकता है, सिमेट्रिक हुआ तो फिर डायगोनल सेम होगा। अच्छा, एनीवेज, अब पैरेललोग्राम जिसका दो साइड इक्वल है, दो ऑपोजिट साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इस पे अगर मैं डायगोनल ऐसा बनाऊं तो इस साइड का एरिया 25 होगा और इस साइड का एरिया 25 होगा। एग्रीड? इतना सबको समझ में आ गया? क्योंकि पैरेललोग्राम अगर कोई ऐसा है और इसमें अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, ये टोटल अगर 50 है तो ये 25 है और ये वाला साइड कितना है? 25 है। ऐसा ही होना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी ट्रायंगल का है कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से आप अगर कोई भी लाइन उसके बेस तक खींचते हो तो वो लाइन ट्रायंगल के एरिया को उसी हिस्से में डिवाइड, मतलब उतने ही रेशियो में डिवाइड करता है जितने रेशियो में उसका बेस डिवाइड हुआ है। तो इसको घुमा के अगर मैं बताऊं, मतलब अलग करके मैं बताऊं, ये ऐसा लगेगा देखने में, ये वाला पार्ट बना रहा हूं, हाँ, C D A X, ये एक ट्रायंगल है कि नहीं है? अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमाता है, ये C है, ये D है, ठीक है। dx कितना था? 3 और ये कितना था? 2। उल्टा होगा ना क्योंकि घूम गया है ना, तो dx था 3, ये था 2। तो हमको तो पता है कि इस पूरे पार्ट का एरिया कितना है? 25 और नीचे वाले पूरे पार्ट का एरिया है 25। तो ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है कि वर्टेक्स से कोई भी लाइन अगर बेस में आके छुएगा तो बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, इन दोनों का एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर मुझे 25 को 2:3 के रेशियो में बांटना है, आराम से बांट दोगे, ठीक है। टोटल कितना है? 5।
5 का वैल्यू अगर 25 है तो 1 का वैल्यू 5 आएगा, तो 2 का वैल्यू आएगा 10 और 3 का वैल्यू आएगा 15। तो इसका एरिया होगा 10 और इसका एरिया होगा 15। ठीक है, हमको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AXD, तो उसका होगा 15। ठीक है, दिस वाज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये वैसे लास्ट क्वेश्चन था, बट क्योंकि मैंने हीरोन्स फार्मूला के बारे में बताया तो एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं हीरोन्स फार्मूला का। बाकी मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसे ही ट्राइंगल बना देता हूं कि अ ट्राइंगल हैज डायमेंशंस 120, 80 और 50। ठीक है, मीटर बोलो सेंटीमीटर बोलो फर्क नहीं पड़ता, एक ट्राइंगल है, ये एक पेपर में बना हुआ ट्राइंगल भी हो सकता है, एक ट्राइंगुलर फील्ड भी हो सकता है, कुछ भी है। एक ट्राइंगल का डायमेंशन इतना है। अब ये देख के क्या लग रहा है किस तरीके का ट्राइंगल है ये? स्केलेन ट्राइंगल है। स्केलेन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? जिसका सारा साइड अलग अलग होता है। ठीक है, तो स्केलेन ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। तो इसको A, B और C मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और S का वैल्यू यहां पे निकाल लेना। S क्या होता है? पेरीमीटर का आधा, तो 120 प्लस 80 200, 250, 125, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, वन 125 माइनस 120 कितना आएगा? 5। 125 माइनस 80, 125 माइनस 50, 75। अब देखो बहुत लोग गलती क्या करते हैं ना, दे एट टाइम्स मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स एंड एक बड़ा नंबर आता है, क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा रहता है कि हमको तो स्क्वायर रूट निकालना आता है। स्क्वायर रूट अगर निकालना आता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। बट ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी नंबर छोटा है, आप उसको बड़ा करोगे फिर उसको छोटा करोगे तो मतलब नहीं बनता है। यहां से स्क्वायर नंबर्स पिक करते रहो, या नॉन स्क्वायर भी जो है अगर दो दो बार है तो उसको पिक करते रहो। जैसे 125 को मैं, या फिर 125 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 625। इसको लिख देता हूं। अच्छा, यहां पे एक 25 आएगा, आएगा ना 25 इंटू 3, और यहां पे क्या आएगा? 9 इंटू 5, तो 9 इंटू 5 आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 25 इंटू 3। अब जितने भी स्क्वायर नंबर दिख रहे हैं वो बाहर हो जाएंगे। देखो ये 25, 625 बाहर हो जाएगा, क्या आ जाएगा बाहर? 25। 9 बाहर हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 3। ये तो रह जाएगा, 25 बाहर हो जाएगा, 5। जो बचा है उसको अंदर रहने दो। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 15। 25 इंटू 15 हो जाएगा 375 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी है। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया कितना निकला? 375 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर वगैरह वगैरह। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो मैं ऐसे देने को बहुत सारा और क्वेश्चंस दे सकता था, बट अभी के लिए एक बेसिक आइडिया मैं देके रख रहा हूँ, इसी लेवल का आएगा अगर क्वेश्चंस आता है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3D के बारे में देखेंगे। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है।